हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने यहाँ पे लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं ट्रांसफार्मर के, जिसमें हमने 53 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मैं टॉप 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर के, और इंडक्शन मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स एंड फ्रैक्शन किलोवाट मशीन्स एंड इसके अलावा अपने डीसी मशीन, इनके क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, डीसी मशीन के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं एक पार्ट में ले लूँगा, बट उसके भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर 5 है ट्रांसफार्मर का। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड इसको जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। सम्पनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। ठीक है, देखो दो टेस्ट होते हैं, डीसी मशीन होती है, वहां पे आपने स्विनबर्न टेस्ट पढ़ा होगा, स्विनबर्न हॉपकिंसन टेस्ट। ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट भी होता है, फील्ड ब्रेकिंग टेस्ट भी होता है, बट वो वहां पे डीसी मशीन के अंदर किया जाता है। तो दोनों का सिमिलर नाम आता है, बट यहाँ पे इसको बोलते हैं सम्पनर टेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विनबर्न टेस्ट। ठीक है, तो दोनों में याद रखना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सम्पनर टेस्ट आपके ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, और किस लिए यूज किया जाता है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, इन द ट्रांसफॉर्मर सर्किट मॉडल द कोर लॉस इज रिप्रेजेंट एज। ठीक है, कोर लॉस, जैसे कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है और ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर आपका लोड कनेक्टेड होगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग साइड में आपके पास ये शंट में रजिस्टेंस, ठीक है, नो लोड रजिस्टेंस, और यहाँ पे ये रिएक्टेंस एक्सएम कनेक्टेड किया होता है, और यहाँ से आप सप्लाई देते हो, और यहाँ पे रिएक्टेंस भी कनेक्टेड होते हैं, बट जो ये रेजिस्टेंस होता है इसी के अंदर आपकी नो लोड करंट फ्लो होती है। ठीक है, नो लोड करंट यहाँ पे फ्लो होती है, तो इसके अंदर जो करंट जाती है वो आईसी होती है, और इसके अंदर जो करंट जाती है रिएक्टेंस के अंदर वो होती है आई म्यू। आई म्यू भी बोलते हैं, कई जगह पे आई एम भी लिखा रहता है, मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, जो आपकी जो आईसी करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कोर लॉस को। ओके, तो ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इसी के अंदर आपका कोर लॉस डिटरमाइन करते हो आप। ओके, तो आप देखो कि आपका जो शन, ये रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर में, तो देख आपको दिख ही रहा है कि ये शंट में कनेक्टेड होता है इन प्राइमरी साइड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है कौन सा हो जाता है, शंट रेजिस्टेंस। देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना भी किया ना तो भी चलेगा जेई लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कोर ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो कोर होती है वो किसकी मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर सिलिकॉन स्टील की मिलके बनी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे लार्ज पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो जनरली आप सीआरजीओ की प्रीफर करते हो। ठीक है, आप सीआरजीओ की क्यों प्रीफर करते हो, क्योंकि इसकी परमियाबिलिटी जो होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन पावर, परमियाबिलिटी हाई का मतलब मैग्नेटाइजेशन पावर सबसे हाई होती है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे सीआरजीओ का प्रीफर करते हो। बट सिलिकॉन स्टील की परमियाबिलिटी तो हाई होती है, बट सीआरजीओ से कम होती है। ठीक है, जनरली आप सिलिकॉन स्टील का ही कोर यूज करते हो, बट लार्ज की बात कर रहे हैं, लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, तो वहां पे जो आप यूज करते हो वो सीआरजीओ यूज करते हो। ठीक है, उसका जो कोर होता है वो सीआरजीओ का यूज करते हो। तो सीआरजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ओके, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ओके, तो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये आपके पास 56 कंप्लीट, 57। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी सेकेंडरी साइड, वो होता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है वो प्राइमरी सेकेंड साइड हाई होता है। करंट हाई रखने के लिए आप प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, करंट क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, करंट क्या होता है, मिनिमम। आपको भी पता है कि जब आप ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे ऑपरेट कराते हो तो वहां पे आई नोट का करंट का वैल्यू कितना होता है, 2 to 5%। ठीक है, नो लोड करंट मतलब 2 to 5%, ये प्रीफर करते हो आप। तो यहाँ पे इसीलिए आपका जो करंट होता है वो मिनिमम होता है। ओके, और रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब इंफिनिटी होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 58, कंपेयर टू सेकेंडरी ऑफ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी हैज। आपने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर लिया, मतलब जैसे कि 220 वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे 250 वोल्टेज है। ओके, तो 220 या 440 मान लो, 440। अब इसको कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलोगे आप? स्टेप अप, क्योंकि सेकेंडरी साइड में आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर 440 बाई 220 होता तो इसको कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि प्राइमरी में हाई वोल्टेज है, सेकेंडरी में लो वोल्टेज है। जो ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन देखते हो वो सेकेंडरी वोल्टेज से आप देखते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सेकेंडरी साइड में आपका हाई वोल्टेज है, ठीक है, तो हाई वोल्टेज है तो लो करंट होगा, ठीक है। और प्राइमरी साइड में क्या होगा? फिर प्राइमरी साइड में क्या प्रेफर है? लो वोल्टेज एंड हाई करंट, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात की है तो प्राइमरी साइड में पूछ रहा है, तो प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज एंड हाई करंट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज इट्स केवीए रेटिंग, ठीक है। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बोल रहा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 400 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, अगर उसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा दिया जाए तो केवीए रेटिंग क्या होगा? तो जनरली आपको भी पता है कि केवीए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी कैसे होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है ईएमएफ इक्वल्स टू 4.445 FN, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर बोथ साइड में IA से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाए? ये IA 4.445 FN IA। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास? KVA, ठीक है, पावर हो गया ना। तो KVA अगर सभी टर्म को मैं कांस्टेंट मान लूँ तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर 400 के लिए आप देखो ना, 400 हर्ट्ज का है, तो अगर KVA रेटिंग है और अगर आप उसको 50 हर्ट्ज पे करा रहे हो तो इसको कम कर रहे हो ना आप, तो डायरेक्टली 400 हर्ट्ज का केवीए ये था और इसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा रहे हो तो आपको भी पता है कि जो आपका केवीए होगा वो 8 गुना कम हो जाएगा। ये कैसे? आप डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सोल्व कर सकते हो। केवीए 1 प्रोपोर्शनल टू 400, ओके, केवीए 2 प्रोपोर्शनल टू 50, दोनों को डिवाइडेड कर दो, ठीक है। तो केवीए 1 बाई केवीए 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। तो केवीए 2 कितना हो गया? केवीए 2 इक्वल्स टू केवीए 1/8, मतलब फर्स्ट का 8 गुना कम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, रिड्यूस हो गया 1/8 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज द लीकेज रिएक्टेंस X1 एंड X2। ओके, मतलब ये X1 एंड X2 मतलब आपका पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, ओके, एंड मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस XM, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। मैंने पावर सिस्टम में करवाया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको सिंक्रोनस इम्पेडेंस बताया था, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ टर्म्स भी बताए थे जब फॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था तब। ओके, तो ये पॉजिटिव से ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पेडेंस इक्वल्स टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पेडेंस, ये होता है, याद रखना हमेशा ट्रांसफार्मर के अंदर एंड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंस हो गया X1 इक्वल टू X2। देखो X1 इक्वल टू इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका ये तो यहाँ से गलत हो गया और ये भी आपसे गलत हो गया, तो ऑप्शन C एंड D में से आएगा। तो हमेशा याद रखना जो मैग्नेटाइजेशन, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके बीच में जो मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे रिएक्टेंस इसके बीच का हाई होता है, तो हमेशा इससे मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस हाई होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 61, इन अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो के इट विल बी। आपको भी पता है कि जो टर्न रेशियो होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, इनके जो टर्न रेशियो निकाला जाता है, ठीक है, वो फेज वोल्टेज का निकाला जाता है। ओके, जो टर्न रेशियो होता है वो होता है फेज वोल्टेज 1 बाई फेज वोल्टेज 2। हमेशा स्टार हो या डेल्टा हो, सब में टर्न रेशियो फेज का निकाला जाता है, लाइन वोल्टेज का कभी भी नहीं निकाला जाता है, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 62, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो जो आपका मेन पर्पज होता है कोर यूज करने का ट्रांसफॉर्मर, क्या उसका रीजन क्या होता है? ये क्या करता है कि आप जो कोर यूज करते हो तो उसका रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? रिलक्टेंस आपका क्या होना है? लो होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है? MMF बाई रिलक्टेंस,
ठीक है। रिलक्टेंस आपका कम होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आपको भी पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होता है। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होता है, हमेशा याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर होता है फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होता है, उसके अंदर फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बनाए रखते हैं फ्लक्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपने कोर यूज किए उसका इसका मेन पर्पज क्या है, रिलक्टेंस को कम करना, रिलक्टेंस को कम करना और फ्लक्स को ज़्यादा बढ़ाना, और फ्लक्स को एक टाइम पे सेचुरेटेड कर देना, मतलब कांस्टेंट कर देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे पहले बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले अपना जो तरीका है वो लगाओ, उसके बाद नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस। ओके, आपका जो दो ट्रांसफार्मर होता है, एक तो होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है आप लोकेटेड करते हो, आपके घरों के पास में भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, तो उनको जो आप वहाँ पे लोकेटेड करते हो वो इस तरीके से आप लोकेटेड करते हो कि उसका एफिशिएंसी देख के, ठीक है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उस ट्रांसफार्मर को आप लगा देते हो। गाँव में, शहरों में, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। तो आप उनका डेली बेसिस पे उनका क्या देखते हो, एफिशिएंसी देखते हो। ओके, तो डेली बेसिस पे, ऐसे नहीं कि आप एक साल में उसका एफिशिएंसी देखते हो, उसका डेली बेस पे उसका एफिशिएंसी कितना है ये चेक करके आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन देख के, एफिशिएंसी देख के, ओल्ड एफिशिएंसी देख के, नन ऑफ दीज। तो एफिशिएंसी तो है ये और ये, इनमें से होना चाहिए, बट डेली आप एफिशिएंसी देखते हो, तो ऑप्शन सी। द लोड कैरी बाय वीवी कनेक्शन, तो वीवी कनेक्शन आप कैसे बनता है, आपके पास ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो डेल्टा के अंदर क्या होता है आपका फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज, एंड आपके पास फेज करंट इक्वल्स टू क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। और अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार के अंदर क्या होता है, स्टार या स्टार भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको नॉलेज होगा ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आई फेज करंट इक्वल्स टू क्या होता है, आई लाइन करंट, एंड वी फेज वोल्टेज इक्वल्स टू वी एल बाई √3। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लोड की, ठीक है, मतलब केवीए, ठीक है, मतलब लोड, तो 3 फेज है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, √3। ठीक है, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आपका लाइन करंट है वो कितना है, √3 इंटू आपका ये फेज, तो फेज ही है ना। ओके, तो वी लाइन इक्वल्स टू वी फेज, लाइन वोल्टेज का वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, लाइन वोल्टेज का वैल्यू पुट करोगे तो √3 आई फेज। ओके, ये हो जाएगा, मतलब आपके पास 3 VL आई फेज हो जाएगा डेल्टा के अंदर। और अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करूं तो स्टार कनेक्शन के अंदर क्या करोगे आप कि आपको जब इसको एक वाइंडिंग को इसको ओपन कर दो, ठीक है, इसको एक वाइंडिंग को ओपन करोगे तो आपके पास ऐसा सर्किट बन जाएगा ना। तो ये कौन सा हो गया, ये स्टार कनेक्शन हो गया। ओके, तो स्टार कनेक्शन हो गया, तो स्टार कनेक्शन के अंदर आपको पता है कि √3 इक्वल्स टू VL एंड IL, यह तो होता ही है, बट लाइन करंट इक्वल्स टू क्या होता है, लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट। ओके, तो √3 VL I फेज करंट। ओके, ये हो गया आपके पास स्टार कनेक्शन के अंदर, ये हो गया आपके पास डेल्टा कनेक्शन के अंदर। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लोड कैरी कितना, लोड मतलब पावर, ठीक है, लोड कैरी मतलब कितना पावर, कितना केवी है। ओके, तो यहाँ पे VB, ठीक है, लोड, एंड आपके पास डेल्टा लोड। ओके, तो VB का कितना है, √3 VL आई फेज, √3 VL आई फेज। ओके, और डेल्टा का कितना है आपके पास 3 VL आई फेज, इससे ये कट हो जाएगा। ओके, तो मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट हो जाएगा, मतलब 1/√3। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इंटू 100 कर लो, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो आपको पता है कि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.72। ओके, तो यहाँ पे 100 में 1.72 का डिवाइडेशन कर दो, तो यहाँ पे 1000 कर दो, तो 172 का डिवाइडेशन करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब 5 आएगा, 5 आते ऑप्शन देख लो,
तो ऑप्शन में कितना यहीं पे दिख रहा है, तो जल्दी से क्लिक कर दो, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आगे कर सकते हो बट टाइम वहाँ पे कम मिलता है, इसलिए पहले ऑप्शन देखा करो, फिर उस हिसाब से आप सॉल्यूशन दिया करो, ठीक है। तो वी कनेक्शन इक्वल्स टू 57.7 डेल्टा डेल्टा लोड कनेक्शन, मतलब 57.7 ऑफ ओरिजिनल लोड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% of output and percentage reactance drop 5% and power factor 0.9 lagging, very important। voltage regulation equals to क्या होता है R% cos of phi, R% मतलब R per unit, ओके, प्लस माइनस x sin of phi, x% एंड sin of phi, प्लस आप किसके लिए रिप्रेजेंट करते हो, प्लस के लिए क्या करते हो लैगिंग और माइनस लीडिंग, ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हो आप, तो देखो आर का वैल्यू कितना है आपके पास, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, मतलब कॉपर लॉस, मतलब आई स्क्वायर आर होता है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है, मतलब 1%। और कॉस ऑफ फाई कितना है, कॉस ऑफ फाई पावर फैक्टर 0.9 इंटू 0.9, प्लस लैगिंग है तो बीच में प्लस आएगा, ओके। तो मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, मतलब ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है, इन तीन में से कोई सा भी होगा। प्लस रिएक्टेंस कितना है 5%, ओके, इनटू अब साइन ऑफ आई का वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले देखो 0.9, इसको 9/10 लिख सकते हो आप, 9/10 लिख सकते हो, वहाँ पे आपके पास केएलसी नहीं होगा, तो आपको सोल्व कैसे करना है, आप ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। तो ये cos ऑफ फाई का वैल्यू है, cos ऑफ फाई मतलब कितना होगा आपके पास 9 और ये 10, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर लो ट्राइंगल रूल से, 100 इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस इसको अगर x मान लो तो x स्क्वायर मतलब √19, ठीक है, √90 मतलब 4.20 समथिंग ऐसे से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलना है, वहाँ पे केएलसी नहीं होगा, तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। अब साइन 5 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन 5 का वैल्यू कितना होगा, मतलब 4.20 डिवाइडेड बाई 9, नहीं सॉरी डिवाइड बाई 10। अब इसको सोल्व करोगे आप तो लमसम 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 3 पॉइंट। तो यहाँ से ऑप्शन से देख लो कि आपके पास ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, मतलब 3.0 समथिंग ऐसे कुछ आंसर आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। तो ये विदाउट केएलसी है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ओके। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक कैलकुलेशन था आपका, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 66, द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टेपिंग एट द फेज एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इसका लाभ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, जब आप ये ट्रांसफॉर्मर है आप यहाँ पे टेपिंग करते हो, ठीक है, ये टेपिंग कर दिया आपने, ठीक है, और ऐसे इसे टेपिंग को मूवमेंट करते रहते हो, यहाँ पे भी कर देते हो, यहाँ पे भी टेपिंग कर देते हो, यहाँ पे भी लोड साइड से टेपिंग कर देते हो। तो इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे 220 वोल्टेज था, ठीक है, तो टेपिंग से यहाँ पे आपके पास कम वोल्टेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज, यहाँ 50 वोल्टेज, यहाँ पे 100 वोल्टेज, मतलब ऐसे टेपिंग कर करके आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज का वेरिएशन कर रहे हो ना। टेपिंग का मतलब ही क्या है, वोल्टेज का वेरिएशन करना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू ऑब्टेन द फाइन वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द सर्किट फॉलोइंग द गिवन फिगर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में कराया था, एक बार देख लेना अगर वो क्वेश्चन पता है तो। आपको भी पता है कि R1 इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस N1/N2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R2 सेकेंडरी साइड, ओके। अगर R2 इक्विवेलेंट निकालना है तो R2 प्लस N2/N1, ओके, N2/N1 का स्क्वायर इंटू R1, ओके। अब यहाँ पे ये जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये प्राइमरी साइड में दे रखा है, मतलब ये आपके पास R1 इक्विवेलेंट है, R1 इक्विवेलेंट कितना है 900, ओके, 900 पुट कर देता डायरेक्टली, और R1 का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है, प्लस N1/N2 का वैल्यू नहीं दे रखा है का स्क्वायर, R2 का वैल्यू, आपका लोड का वैल्यू कितना दे रखा है 100, ठीक है, सोल्व कर लो आपके पास, तो N1/N2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ओके। तो N1/N2 कितना हो गया आपके पास 3/1, तो टर्न रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास N1/N2 3/1, ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 68, इन 3 फेज 5 kVA 5 MVA ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द बेस इंपेडेंस। पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपने पर यूनिट सिस्टम पढ़ा हो तो आपको आ जाएगा। आपको पता है कि बेस करंट इक्वल्स टू एस बेस बाई बी बेस होता है, ओके। तो यहाँ पे जो एस बेस है वो क्या है, मतलब KVA, और ये आपके पास KV बेस KV, ओके। तो KVA कितना हो गया आपके पास
5 MVA मतलब 5 इंटू 10⁶। ओके, केवी कितना है वोल्टेज, ओके 5K इंटू 10⁻³ कट हो गया, तो आपके पास कितना बचा 1 kVA, ये आपके पास बेस करंट है। अब बेस इंपेडेंस मतलब जैसे रेजिस्टेंस निकालते हो V/I, ओके, तो बेस इंपेडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा V बेस बाई I बेस, ओके, तो V बेस कितना है आपके पास 5K, 5 इंटू 10⁻³, ओके, और I बेस कितना है आपके पास 1 kVA, तो 1 इंटू 10⁻³, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 ओम, मतलब आपके पास बेस इंपेडेंस कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, तो ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, जनरली पर यूनिट सिस्टम से है तो ये वहां पे कंबाइन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, इफ अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज एनर्जाइज फ्रॉम अ स्क्वायर वेव, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर है अब इसको प्राइमरी जो आपने सप्लाई दिया है यहाँ पे वो स्क्वायर वेव दे रखा है आपने, ठीक है, ये स्क्वायर वेव दे दिया, इट्स आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो भी आपको स्क्वायर की फॉर्म में ही मिलेगा, बट स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा तो वो कैसा होगा, वो पल्सेटिंग होगा आपके पास, जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो पल्सेटिंग होगा, पल्स के अंदर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो यूज किया जाता है वो 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आप इंडिया के अंदर जो 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका जो ट्रांसफॉर्मर का जो साइज होता है इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, इट इज वेरी लार्ज, ओके, तो ट्रांसफॉर्मर का साइज बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए आप 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो, ओके, जबकि जो यूएसए है वहाँ पे 60 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है क्योंकि उनका जो ट्रांसफॉर्मर है उसका साइज बहुत ही कम होता है, देख सकते हो आप गूगल वगैरह आप देख लेना कि उनका जो ट्रांसफॉर्मर का साइज होता है वो इंडिया से कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होता है, बट इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो लार्ज होगा, ओके, तो यहाँ पे देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर विल बी लार्जेस्ट इन द साइज, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 50 हर्ट्ज, क्योंकि जिसकी जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो लार्ज होगा, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया 70 तक, ठीक है, लास्ट 2 पार्ट मतलब अपने 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 6 और 7 पार्ट और कंप्लीट करेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मर के टॉप 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बस इतना कर लिया ना सफिशियंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता चल जाएगी, ओके, और लाइक करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, शेयर करने में आपका जाता क्या यार, जब हम आपको इतना फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आपको एक शेयर एक लाइक एक कमेंट करने में जाता क्या है अपना, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।